नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की। और दोस्तों, बादरा आसपास खबरों में सबसे धमाकेदार खबर आपको दिखाएंगे। नगर पालिका में आज युवाओं ने क्यों हंगामा किया और क्यों मांग कर रहे थे सीवरेज के तमाम कस्बे के चैम्बरों को तोड़कर उनके स्थान पर नए चैम्बर बनाने की। और दोस्तों, विस्तार से इस खबर पर भी हम जाएंगे और इसके अलावा आसपास खबरों का विस्तार से आपको बताते हैं। देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की भी जानकारी देंगे। नौहर पड़ोसी कस्बे से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वहाँ एक ऐसा गो उपचार केंद्र खुला है जिसमें लंपी स्किन डिजीज बीमारी से ग्रसित तमाम उन गोवंश का इलाज अब सुनिश्चित हो सकेगा। और दोस्तों, इसमें सरकार भी अपनी सहायताएं उपलब्ध करवाएगी और पालिका के अलावा कृषि उपज मंडी और जन सहयोग से इसका संचालन किया जाएगा। और इसका उद्घाटन कल रविवार को श्री राम वाटिका के नज़दीक ये खुला है। दोस्तों, इसका उद्घाटन विधायक अमित चचाण ने किया सवामणि भोग लगाकर। और दोस्तों, इसके उद्घाटन के साथ ही नौहर में अब लंपी स्किन डिजीज बीमारियों से ग्रसित गाय पालकों का अब एक प्रकार से संकट हल होने की ओर कगार है। क्योंकि दोस्तों, संकट इसलिए हल मैं कह रहा हूँ, हर घर में लंपी स्किन डिजीज बीमारी से ग्रसित गाय मिल रही है और उनके पास इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है। और जिस प्रकार से इसका सुप्रसिद्ध पुख्ता इलाज जो संभव है, इसके लिए जो इंजेक्शन, जो दवाएं सरकार द्वारा मुहैया करवाई जाती है, इसके लिए वैक्सीन भी दोस्तों बन चुकी है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं और केंद्र और राज्य सरकारों के साथ लंपी स्किन डिजीज बीमारी से अब लड़ने के लिए पुख्ता रणनीतियां भी अख्तियार अब सरकारें करने लगी हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के गो उपचार केंद्र से कितनी बड़ी राहत इस गोवंश प्राय संकट में मिल सकती है। दोस्तों, निश्चित रूप से जो बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में गायों की, गोवंश की मौत हो रही है, उसमें कमी ज़रूर आएगी अगर इस प्रकार का गोवंश के लिए उपचार केंद्र अगर खुला है तो। और इसके अंदर हर तमाम तरह की देसी और अंग्रेजी दवाइयाँ, इंजेक्शन और हर उस पद्धति से इलाज की संभावित दवाइयों का मिलना भी संभव है। तो दोस्तों, नौर के लिए तो समस्याओं का समाधान हो गया, क्या बादरा के लिए भी इस प्रकार से इस बीमारी से ग्रसित गायों का समाधान होगा? ले देकर एक मात्र हिसार बस स्टैंड के पास, विवेकानंद कॉलेज के पास एक बाड़े में एक जो प्लाट है, उसमें राजेंद्र, रिटायर्ड फौजी राजेंद्र सोनी द्वारा दोस्तों गायों की देखभाल की जा रही है और लोगों से आह्वान किया जा रहा है, लोग मदद भी कर रहे हैं। दोस्तों, उसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी सहायता मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से, किसी विभाग की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से कोई सहायता उनको मुहैया नहीं करवाई जाती। हाँ, नगर पालिका के लिए इतना आश्वस्त ज़रूर है राजेंद्र सोनी और उनकी 25-30 लोगों की गौ सेवकों की टीम कि नगर पालिका जो खुले में गायों को डाला जा रहा है, उन गायों के लिए व्यवस्था कर रही है गड्ढा खोदकर उनको मिट्टी में दफनाने के लिए। तो दोस्तों, ये भी एक अच्छी बात है कि नगर पालिका कम से कम कुछ सहयोग करने के लिए तो आगे आई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। तो क्या बादरा में भी इस प्रकार का गो उपचार केंद्र, जो कि राजेंद्र सोनी जिसमें गायों का उपचार कर रहे हैं, क्या उसी को या इस प्रकार का कोई गो उपचार केंद्र बादरा में खुलेगा और उसमें लंपी स्किन डिजीज बीमारियों का इलाज हो सकेगा? तो दोस्तों, ये बड़ी बातें हैं और इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जिस प्रकार से विधायक अमित चचाण ने नौहर में गो उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है, बादरा में विधायक बलवान पुनिया भी कमोबस ऐसी पहल यहाँ भी करे और उनके साथ पूरा सरकारी अमला और कस्बे के गणमान्य जन भी थे और बड़ी संख्या में भामाशाहों का भी इसमें योगदान रहेगा। दोस्तों, जन सहयोग से भी ये जो गो उपचार केंद्र है वो संचालित होगा, जैसा कि नौर में हो रहा है। और बादरा में भी क्या इसकी पहल हो सकती है? दोस्तों, इंतज़ार रहेगा हमें। प्रशासन से उम्मीदें हैं, नगर पालिका के पार्षदों से भी उम्मीदें हैं कि वो नगर पालिका का जो बोर्ड है उसको इसके लिए तैयार करेंगे और विधायक बलवान पुनिया के पास भी कोई
गो प्रेमी जाएंगे और हमारा वीडियोस अगर विधायक बलवान पूनिया देख रहे हैं तो बलवान पूनिया से निवेदन है कि इसको लेकर आप भी पहल करें और नौर में जिस प्रकार से गो उपचार केंद्र खुला है उसकी भादरा में भी अब जल्द से जल्द ओपनिंग हो और गायों को एक सुदृढ़ और शानदार उपचार मिल सके। तो दोस्तों इसके अलावा किराड़ा बड़ा में स्वर्गीय राम कुमार सोनी पुत्र स्वर्गीय लालचंद सोनी की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी शांति देवी व उनके पुत्र भिखाराम डालूराम सोनी छापरवाल पूरे छापरवाल परिवार द्वारा जो कि किराड़ा बड़ा की शिव मोक्ष भूमि है, कल्याण भूमि है, उसमें सैड प्लस चबूतरे का निर्माण करवाया जा रहा है। तो कल्याण भूमि समिति द्वारा भी इन समाज सेवी परिवार की प्रशंसा की गई और इसी के साथ ग्रामीणों ने भी दोस्तों इस कार्य की बुरी बुरी प्रशंसा की है। इसके अलावा जिज्ञासरी बड़ी में दोस्तों बालाजी की यात्रा के लिए जो सालासर जाते हैं यात्री श्रद्धालु उनकी सेवार्थ एक भंडारा लगाया गया है जिज्ञासरी बड़ी में। भंडारे दोस्तों हर सड़क पर हर गांव में आपको सड़कों के किनारे मिलेंगे और बादरा में भी ऐसे भंडारे अब अमरनाथ लंगर सेवा की भी संचालन होने जा रहा है और जल्द ही उनका उद्घाटन भी होगा। तो 5-7 दिन की सेवार्थ ये भंडारे जगह जगह बादरा में लगाए जा रहे हैं। तो जिज्ञासरी बड़ी में भी ये भंडारा 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक 7 दिवसीय ये भंडारा है जिसकी शुरुआत होने जा रही है। तो दोस्तों देवगढ़ रोड पर सत्यनारायण जी मंदिर में जो भगत हनुमान समिति है उनके द्वारा ये भंडारा और जागरण लगाया जा रहा है। और इसके अंदर मैं बताऊं तो आपको अध्यक्ष जो है भरत सिंह कुद्दू और जय सिंह भाकर चंद्र सिंह और इसके अलावा रणवीर स्वामी अनिल कुमार और विकास आरपी सतीश कुमार दयाराम अमित शर्मा के अलावा पुजारी सतवीर शर्मा नथुराम भीम सिंह जयचंद आदि लोग दोस्तों इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चाय नाश्ता भोजन विश्राम के लिए और मेडिसिन भी इसमें उपलब्ध होगी और ठंडा गर्म जल भी यहाँ जो सेवा करने वाले लोग हैं उनके द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम जिक्र कर रहे हैं आज एक ऐसी बड़ी घटना हुई है जो ज्योतिष पीठ है शारदा ज्योतिष पीठ उसके शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का आज आकस्मिक निधन 99 वर्ष की उम्र में हो गया और उनके स्थान पर अब अभी मुक्तेश्वरानंद नए शंकराचार्य है उनको बिठाया जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार से विवाद भी शंकराचार्य को लेकर पुराना है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इस प्रकार के मामले भी अक्सर देखे जाते हैं। और मैं एक मामला आपको बताऊं तो उत्तराखंड की ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य विष्णु देवानंद के निधन के बाद 1989 में एक विवाद हुआ था। 8 अप्रैल 1989 को फिर ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत कृष्ण बौद्ध श्रम की वसीयत के आधार पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो है वो शंकराचार्य बने थे और ये मामला उस समय कोर्ट में भी पहुंच गया था जब उसी के स्थान पर शांतानंद ने 15 अप्रैल 1989 को स्वामी वासुदेवानंद को शंकराचार्य की पदवी दे दी थी। उसके बाद में ये मामला कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट में भी 5 मई 2015 को स्वरूपानंद के हक में फैसला दिया था, लेकिन उसके बाद में हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक की ये मामला जो है चला है। तो देखते हैं दोस्तों 4 जो पीठ है दोस्तों हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था वो मैं आपको ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगा। शंकराचार्य को लेकर जो घोषित पीठ है आदि शंकराचार्य द्वारा घोषित पीठ थी जो 4 पीठ है और भारत की चारों दिशाओं में अलग अलग जो पीठ है उनके अलावा और कोई इस प्रकार की पीठ जो है वो मान्य नहीं होगी। इस प्रकार से हाई कोर्ट का भी फैसला था। पीठ ये 4 ही रहेगी। उत्तरांचल में जो है बद्रिकाश्रम ज्योतिष पीठ है दोस्तों जो कि एक मान्यता प्राप्त पीठ है और रामेश्वर में वेदांत पीठ है जिसको श्रृंगेरी ज्ञान मठ भी कहा जाता है। इसके अलावा गुजरात में द्वारका धाम की शारदा पीठ भी है और इसके अलावा ओडिशा में पुरी में
गोवर्धन पीठ भी है। ये 4 पीठ है, चारों दिशा में देश की महानतम पीठ है। और इनके जो शंकराचार्य है वो हिंदू धर्म में दोस्तों बहुत बड़ा स्थान ये रखते हैं। और इनकी मान्यता भी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सदैव पूजनीय देवों की तरह इनकी मान्यता भी रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो रामगढ़ के CHC केंद्र में डॉक्टर की मांग को लेकर दोस्तों एक डॉक्टर वहाँ था, उनका स्थानांतरण हो गया। उसके बाद में लगातार ये पद रिक्त है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना रामगढ़ में उठाना पड़ रहा है। और नायब तहसीलदार को जो राम स्वरूप पूनिया है, उनको एक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन ग्रामीणों ने सौंपा दोस्तों। उस ज्ञापन में मांग की गई है कि बड़ी संख्या में लोग परेशान हो रहे हैं डॉक्टर की कमी के चलते। हो स्त्री रोग पीड़िताओं को दोस्तों भादरा और नोहर के लिए जाना पड़ता है, इस प्रकार के आरोप ज्ञापन में लगाए गए। और इससे पहले भी जिला कलेक्टर महोदय को भी बार बार अवगत करवाया जा चुका है, ज्ञापन भी दिया जा चुका है, कोई भी सुनवाई अब तक नहीं हुई है। और इस बार ग्रामीणों ने साफ साफ कहा है कि 15 तारीख तक, सितंबर तक अगर इसका समाधान नहीं हुआ, अर्थात 3 दिन बाद तक, तो 16 सितंबर से धरना प्रदर्शन करेंगे ग्रामीण और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों इस जो ज्ञापन दिया था इसमें गिरधारी लाल सिंगाठिया, राकेश भारती परलिका और इसके अलावा सोनू भार्गव, चंद्रसेन खाती, हरदेवा राम मांझू, सोनू जोशी, बनवारी लाल जास्ट, सुशील शर्मा, धर्मपाल कसवा, रामेश्वर सांगर, विनोद मांझू, प्रेम कुलडिया, रामेश्वर सुथार, मदन लाल खिचड़, सोनू शर्मा और संजय कुमार आदि अनेकों ग्रामीण जागरूक जन इस ज्ञापन देते वक्त शामिल रहे। और इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं ग्राम पंचायत सहायक संघ और ब्लॉक भादरा के उन तमाम ग्राम सहायकों का, तो उनकी एक बैठक आज गांधी पार्क भादरा में आयोजित की गई। और बड़ी संख्या में इसमें ग्राम पंचायत सहायक जो है इकट्ठे हुए। और उनकी मांग है दोस्तों कि ग्राम पंचायत सहायकों को अति शीघ्र नियमित किया जाए। जो एक संविदा सेवा का नियम है उसके तहत उनको जल्द से जल्द नियमित किया जाए। इसको लेकर विधायक बलवान पुनिया को भी एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया और एक ज्ञापन जो है विकास अधिकारी को भी मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। तो इन दोनों ही ज्ञापनों में स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि जल्द से जल्द सभी पंचायत सहायकों को नियमित किया जाए। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी राष्ट्रव्यापी मैं खबर बताऊं तो ज्ञानवापी केस में कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। वाराणसी जिला कोर्ट ने आज कहा है कि सिंगार गौरी पूजा करने की मांग वाली हिंदू महिलाओं द्वारा दी गई अर्जी को सुना जा सकता है, वो सुनने लायक है। तो और इसको लेकर एक मुस्लिम पक्ष द्वारा भी याचिका दी गई थी, अपील की गई थी कि हिंदू धर्म जो हिंदू महिलाओं की ये अर्जी है उसको खारिज कर दिया जाए, ये औचित्यहीन है। लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा कि हिंदू धर्म के द्वारा जो दी गई, लोगों के द्वारा जो याचिका दी गई थी वो सुनने लायक है। सिंगार गौरी की जो पूजा की जो अर्जी है वो वाकई में सुनने लायक है। और अगली सुनवाई 22 सितंबर को इसको लेकर होगी। दोस्तों जिला कोर्ट में 5 मामले, अब तक 5 मामलों की सुनवाई हो रही थी और उनमें से 3 मामलों के फैसले आ चुके हैं, 2 मामलों के फैसले अभी भी इसमें जारी है। और आज दोस्तों राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का प्रथम चरण तो संपन्न हो गया और दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है ब्लॉक लेवल पर, जो कि आज 12 सितंबर से 15 सितंबर तक लगातार चलेगा। और 5 लाख के करीब खिलाड़ी दोस्तों इसमें भाग लेंगे। और राजस्थान में एक युद्ध स्तर पर खेलों का इस समय आयोजन किया जा रहा है। संभवतः ये स्कीम राजस्थान सरकार की कोरोना काल से पहले की थी और 2 वर्ष कोरोना के चलते इस पूरी की पूरी स्कीम को जो है स्थगित कर दिया गया था। और अब इस स्कीम को पूरे प्रदेश में पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लागू किया गया है। और लगातार खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी जो है उनकी संख्या बड़ी हुई
प्रतीत हो रही है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें राम मंदिर का कार्य, खबरें आई है कि 40% पूर्ण हो चुका है, लेकिन उसका बजट अब बढ़ने लगा है और बढ़ाकर उसका बजट 1800 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2023 में मकर संक्रांति का दिन रखा गया है मंदिर के कार्य का पूर्ण होने के लिए। दोस्तों उसका मंदिर का तमाम कार्य पूर्ण होगा, वो एक कार्यक्रम होगा, वो मकर संक्रांति को होगा। इसको लेकर जो है तिथि निर्धारित की गई है, एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज की भादरा की सबसे बड़ी खबर, नगर पालिका में मुस्लिम युवाओं द्वारा हंगामा किया गया और अधिशासी अधिकारी के चैम्बर में जाकर नीचे ज़मीन पर धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे और विधायक के खिलाफ, चेयरमैन के खिलाफ, पार्षदों के खिलाफ नारेबाजी की गई। और जो सीवरेज में हो रहे घोटाले हैं और जो घटिया निर्माण कार्य है उसको लेकर आवाज़ बुलंद की गई और एक ज्ञापन शिव प्रकाश को सौंपा गया, जो कि वहाँ उपस्थित थे। अधिशासी अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन शिव प्रकाश को एक ज्ञापन सौंपा गया, शिव कुमार को, और उस ज्ञापन में साफ साफ युवाओं द्वारा लिखा गया कि ये जो चैम्बर है, एक वार्ड नंबर 10 में दोस्तों ऐसा चैम्बर मिला है मुस्लिम मोहल्ले में, क्यामखानी बास में, कल उसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ और युवाओं में आक्रोश छा गया। एक चैम्बर जिसके पास ही 10-12 फीट की दूरी पर एक मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जन का घर था और वहाँ उसका कनेक्शन होना था। जब उसकी तैयारी कर रही थी, चैम्बर का ढक्कन उठाकर देखा गया तो चैम्बर के आसपास का 15 से 20 फीट का नीचे ज़मीन का जो एरिया था बिल्कुल खोखला हो चुका था और चैम्बर का पानी आसपास पूरे फैल चुका था। मकानों की नींव में जाने तक की भी नौबत वहाँ देखी गई और सड़क के नीचे इतना खोखलापन देखकर युवाओं में आक्रोश व्याप्त हो गया, क्योंकि इससे एक दिन पहले ही इसी क्यामखानी मोहल्ले में वार्ड नंबर 9 व 12 की मुख्य रोड दोस्तों सड़क जो है वो इसी तरह धंस चुकी थी और एक रात्रि को 11 बजे बाल बचा था एक बड़ा हादसा होते होते जब एक गाड़ी वहाँ से गुजरी थी। वो गाड़ी तो गुजर चुकी थी, लेकिन वो गड्ढा और जो वो सड़क थी वो नीचे धंस गई और वहाँ देखा गया तो सड़क के नीचे बहुत बड़ी संख्या में खोखलापन दिखाई दिया। तो आखिर सीवरेज की ये जो जितनी तमाम सड़कें बनाई गई है उनके नीचे क्यों ये खोखलापन दिखाई दे रहा है। दोस्तों हमने दर्जनों की संख्या में ऐसी सुरंगें दिखाई है भादरा के विभिन्न गलियों में, बार बार ऐसे समाचार आपने साफ संदेश भारत के चैनल पर भी देखे होंगे। तो ऐसी शिकायतें क्यों आ रही है उसको लेकर ही आज मुस्लिम समाज के युवा जो है वो आक्रोशित हुए और उनका कहना था कि पूरे के पूरे 40 वार्डों में हम इस व्यवस्था में सुधार करवाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और कुछ युवा थे, अकबर खान हो, शकील गोरी हो, मांगू नारिका हो, अयूब जमाला हो, दोस्तों इन सभी युवाओं ने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए नगर पालिका, स्थानीय विधायक, पार्षदों, ठेकेदारों पर अपनी बात भी रखी, जनता तक पहुंचाई और इसके अलावा मांग की गई कि सारे चैम्बर दोबारा तोड़कर बनाए जाए और जो सड़कें जो सीसी रोड बन रही है उनके स्थान पर इंटरलॉकिंग सड़कें बनाई जाए, ताकि जो इंटरलॉकिंग सड़कें हैं वो पूरी बर्बाद ना हो। जो सीसी रोडें हैं दोस्तों वो अक्सर बैठती जाती है और उसके बाद में उसका मेल नहीं हो पाता है, दोबारा अगर टूट फूट होती है तो उसको बनाते हैं तो वहाँ पर उसकी बनिस्बत अगर इंटरलॉकिंग सड़क बनाते हैं तो उसकी उम्र भी ज़्यादा होगी और उसको दोबारा दुरुस्त भी आसानी के साथ किया जा सकता है और उसमें खर्च भी कम आता है। तो ऐसा नगर पालिका ने कहा कि कोई प्रावधान नहीं है, जबकि कुछ मोहल्लों में, कुछ विशेष पार्षदों के वार्डों में ये सीवरेज की जो इंटरलॉकिंग सड़कें हैं वो सीवरेज पाइप दामने के बाद में लगाई गई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रावधान नहीं है, अगर प्रावधान नहीं है तो उन विशेष पार्षदों के वार्डों में क्यों बनी गई। और ऐसा मुस्लिम युवकों ने दोस्तों आरोप भी लगाया है कि इन पार्षदों में क्यों बनाई गई वो इंटरलॉकिंग सड़कें। पूरी भादरा में इंटरलॉकिंग सड़कें बने
और ये जो चैम्बर है वो सारे के सारे दोबारा तोड़कर बनाए जाए। दोस्तों 70% से अधिक सीवरेज का कार्य पूर्ण हो चुका है भादरा में, और उसके चैम्बर के जो कनेक्शन है घरों में सीवरेज के वो भी देने प्रारंभ हो गए हैं। और वो लगभग अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 8 से 10 वार्डों में अब सीवरेज के कनेक्शन हो चुके होंगे और हो रहे हैं। तो 5-7 वार्डों में तो डेफिनेट सीवरेज के कनेक्शन हो चुके हैं और ऐसी शिकायतें अब मिलने लगी है। तो क्या होगा भादरा में सीवरेज का भविष्य, और कितना बड़ा ये सीवरेज का फॉल्ट है दोस्तों, कितनी बड़ी ये खबरें हैं। और बार बार जो सड़क धंसने की खबरें आ रही है वो दरअसल जलदाय विभाग का फॉल्ट है या फिर सीवरेज कंपनी का फॉल्ट है, ये तय नहीं कर पा रहे हैं कोई नगर पालिका के कर्मचारी, पार्षद, बोर्ड, और ना ही तय कर पा रहे हैं जलदाय विभाग के कर्मचारी। जलदाय विभाग द्वारा सीवरेज कंपनी पर आरोप लगाया जाता है और सीवरेज कंपनी द्वारा जलदाय विभाग पर आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप का एक वीडियोज़ हमने आपको वार्ड नंबर 16 में उस समय दिखाया था, जब वहाँ भी एक इसी प्रकार की शिकायतें मिली थी और एक दुर्घटना हुई थी। दोस्तों जहाँ जहाँ देखें आप गलियों में गड्ढे सड़क धंसने से बने हुए आपको दिखाई देंगे, और वो दुर्घटना को आमंत्रित भी दे रहे हैं, और कई दुर्घटनाएं इनको लेकर होती भी है। और बरसात के समय में दोस्तों बहुत सी दुर्घटनाएं बाइक सवार हो या पैदल राहगीर हो देखी जाती है। तो इसका सुधार कब होगा? क्या नगर पालिका इसको लेकर संजीदगी के साथ कदम उठाएगी? क्या सभी पार्षद जो एक हुए हैं और पार्षद यूनियन बनाई गई है, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, निर्दलीय हो या एकमात्र वो सीपीएम का पार्षद हो, सभी एक हुए हैं। उनमें बताया जा रहा है पार्षदों द्वारा कि मात्र 2 पार्षद है 40 पार्षदों में जो हमारी यूनियन में नहीं आए हैं, बाकी 38 पार्षद यूनियन में आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर सभी पार्षद जनप्रतिनिधि 38 की संख्या में एक है और विपक्ष और सत्ता पक्ष के पार्षद भी एक है, तो क्या कारण है दोस्तों इन समस्याओं का निराकरण नहीं होगा? और अगर ये नहीं होता है तो दोस्तों विपक्ष को जनता बिल्कुल सबक सिखाएगी, सत्ता पक्ष को तो सिखाएगी, क्योंकि विपक्ष अब सत्ता पक्ष के साथ मिल चुका है। और अब अगर सुधार नहीं होगा, सभी पार्षद मिलकर इस प्रकार का डिसीजन कस्बा हित में नहीं लेते हैं, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं विपक्ष को भी भुगतना पड़ेगा और सत्ता पक्ष के लोगों को तो भुगतना ही पड़ेगा। तो इसके अब क्या परिणाम होने जा रहे हैं, क्या इसके सार्थक परिणाम निकल कर आ सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर पूरे कस्बा वासियों की नज़रें लगी है, हमारी भी नज़रें लगी है। देखते हैं क्या आखिर इसमें तब्दीलियाँ होती है। और ये जो आंदोलन करने की युवा, जो आक्रोशित युवा थे, आंदोलन करने की बात कह रहे थे, क्या उनका आंदोलन सिरे चढ़ेगा? क्या वो पूरे कस्बे के 40 के 40 वार्डों में लोगों को जागरूक कर पाएंगे? ये कुछ बहुत बड़े सवाल है। लेकिन आने वाला समय और सीवरेज कंपनी के लिए, ठेकेदारों के लिए, नगर पालिका के लिए बड़ा गंभीर समय है और बहुत चुनौतीपूर्ण, मुश्किल भरा समय है दोस्तों। कांटों का ताज है ये नगर पालिका के लिए आगामी समय, इसमें कतई संदेह नहीं है। और इसके संकेत आपको पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल ही रहे होंगे। बेशक सारे पार्षद एक हो गए हों, लेकिन ठेकेदारों के साथ उनकी ठन चुकी है। तो ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये भ्रष्टाचारी, ये अव्यवस्था, ये कहाँ तक इस नगर पालिका के बोर्ड को और विकास कार्यों को लेकर जाएगी, देखने वाली बात है। इसके अलावा दोस्तों आज 12 सितंबर को क्या विशेष दिवस है? जय किशन, जो कि प्रसिद्ध संगीतकार थे, संभवतः आप शंकर जय किशन के नाम से जानते होंगे, हिंदी फिल्मों के बेहतरीन संगीतकार हैं। तो उनमें से जय किशन का निधन 1971 को आज ही के दिन हुआ था। उनकी दोस्तों पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें मंडियों के भाव की, तो नौर से शुरुआत करते हैं। मोठ आज 6461 रुपये प्रति कुंटल रहे। मूंग के भाव 6696 रुपये, चना के भाव 4400
88 रुपये प्रति कुंटल, ग्वार के भाव 4740, गेहूं के भाव 2100, 60 जौ के भाव 2300, सरसों के भाव 5980 और मूंगफली के भाव 5940 रुपये प्रति कुंटल रहे। और सरसा मंडी में ग्वार 4600, गेहूं 2200, सरसों के भाव 5820 रुपये प्रति कुंटल रहे। जबकि रायसी नगर मंडी में ग्वार बिका है 24586, गेहूं बिकी है 2151, चना बिका है 4390, सरसों बिकी है 5939 रुपये। जबकि नरमा बिका है 9651 रुपये। और एलनाबाद मंडी में आज सरसों बिकी है 6000, चना बिका है 4481 और ग्वार बिका है 4425, गेहूं बिकी है 2180, जौ बिका है 2400, अरंडी के भाव 7000 रुपये प्रति कुंटल रहे। और मूंग 6200, मूंगफली के भाव 5251 रुपये प्रति कुंटल रहे। श्री गंगानगर मंडी में नरमा बिका है 9752 रुपये प्रति कुंटल, जबकि सरसों के भाव 5771 रुपये और गेहूं के भाव 2180 रुपये प्रति कुंटल रहे। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा बिका है 10,250 रुपये प्रति कुंटल, आदमपुर मंडी में ग्वार बिका है 4676, सरसों बिकी है 5691 और आज की अंतिम मंडी फतेहाबाद में नरमा बिका है 9830 रुपये और कपास बिकी है 8600 रुपये प्रति कुंटल। इसके अलावा मौसम का मिजाज देखें तो आज 12 सितंबर को 36 से 37 डिग्री टेम्परेचर लगभग छाया रहा और लगभग 75% तक बादल छाए रहे। ऐसा लगा परिवर्तनशील मेघ है, बूंदाबांदी हल्की आसपास हुई है, लेकिन कहीं भी ज़्यादा बरसात है भी बरसात की चेतावनियाँ दोस्तों नहीं थी। रात्रि को भी कमोबश इसी प्रकार का मौसम रहने वाला है। बादल भी लगभग 45 से 50% तक छाए रहेंगे। 13 सितंबर को कल मौसम क्या रहने वाला है? 28 से 33 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, 34 से 36 डिग्री मैक्सिमम कल दोपहर को रहेगा, जबकि 32 से 35 डिग्री देर शाम को रहेगा। और 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी दोस्तों। और 0.1 से 0.4 mm तक बरसात भी कल दिन में भी आसपास हो सकती है। तो दोस्तों कल भी रावतसर, नौहर आदि के आसपास क्षेत्रों में कहीं अच्छी खासी और कहीं बूंदाबांदी ज़रूर हुई थी और मौसम खुशगवार हो चला है। और पूरे प्रदेश में एक प्रकार से फिर से मानसून अलर्ट होने से, सक्रिय होने से किसानों ने राहत की सांस ली है। कहीं ना कहीं हल्की भारी बरसातें पूरे राजस्थान में जारी है। और दोस्तों रात्रि को भी 0.8 mm बरसात हो सकती है कल 13 सितंबर को। तो 29 से 32 डिग्री टेम्परेचर कल देर शाम रात्रि को भी रहेगा और 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी। तो ये रहे दोस्तों कल आज के शाम के 7 बजे के बुलेटिन के समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।